उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको मैं अभी यहाँ पे पहले मैं सन लिख देती हूँ, ईयर लिख देती हूँ, उसके बाद एक एक को यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रांस का रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है आपका 1789 में, इंडिया का रेवोल्यूशन 1857। रेवोल्यूशन ही चेंज लाता है, रेवोल्यूशन ही चेंज लाता है। और नेशनलिज्म की फीलिंग क्या है, देश प्रेम, और ये हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि देश हम चलाएंगे, चाहे कोई भी कंट्री, जैसे फ्रांस के लोगों में नेशनलिज्म आया तो उनको ये लगा कि फ्रांस को ही चलाएंगे, और एक सही तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से। यहाँ पे बात करें उसके बाद 1789 के बाद 1804 में क्या होता है, नेपोलियन कोड, सिविल कोड। सिविल कोड किसका सिविल कोड, नेपोलियन का सिविल कोड। सिविल कोड के बाद हम देखते हैं क्या होता है 1814 वियना ट्रेटी, ठीक है। एक चीज याद रखो, बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं मैम हिस्ट्री में सन नहीं याद होता, ईयर नहीं याद होते। ईयर याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है कि लाइन से याद करो और इंसिडेंट के साथ याद करो कि इस सन में क्या हुआ। तो अगर तुम लाइन से याद करते हो तो मान लो तुमने अगर बीच में भूल गए तो ऊपर नीचे के साथ से तुम उसको याद कर सकते हो कि आसपास इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अब मैं बात करती हूँ कि जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ है, कोई बताएगा मुझे? यस मैम, जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ आपका 1866 से 1871 जर्मनी, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इटली का, तो 1859 टू 1871 इटली, ठीक है। जर्मनी और इटली, दो चीजें मैंने आपको बताई, ये आपकी लाइन से नेशनलिज्म यूरोप में हर एक पॉइंट। पहला 1789 फ्रांस का रेवोल्यूशन, सेकंड 1804 नेपोलियन सिविल। देखो सिविल कोड जब भी बोलो तो नेपोलियन के साथ बोलो, क्योंकि सिविल कोड लाने वाला कौन है, नेपोलियन। फ्रांस की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, ड्यूमा। फ्रांस जैसे हम कहते हैं ना हमारी इंडिया की जो इंडिया पार्लियामेंट है, हम संसद भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट भी कहा जाता है, ईरान में मजलिस कहा जाता है, इसी तरह अलग अलग नेम है। तो फ्रांस को ड्यूमा, फ्रांस की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, ड्यूमा। तो ड्यूमा में ये पास होता है नेपोलियन सिविल कोड, ठीक है। उसके बाद वियना ट्रेटी होती है, एक एक चीजें पढ़ते हैं। 1789 में जो फ्रांस का रेवोल्यूशन होता है, कब होता है 1789 में जो फ्रांस का रेवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्यों होता है रेवोल्यूशन, मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग क्यों आती है लोगों में। अब क्योंकि उस टाइम पे लुई 16 जो रूल कर रहा था वो बहुत गलत तरीके से रूल कर रहा था। उसने 3 क्लासेस बना दिए, ठीक है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। अब भाई फर्स्ट क्लास में उसने क्या रखा, फादर, जो पोप एंड फादर्स होते हैं, ये टैक्सेस नहीं देंगे, क्योंकि भाई ये तो पोप है, फादर है, भगवान को मानने, मतलब इन्हीं की वजह से भगवान चल, उनका ये कहना था, तो ये टैक्स नहीं देंगे। सेकंड में आएंगे कौन, किंग और उसकी फैमिली, वो भी टैक्स नहीं देगी। लास्ट आते हैं थर्ड क्लास, जिसमें लेबर भी आगे, टीचर भी आगे, डॉक्टर भी आगे, इंजीनियर भी आगे। गलती यहाँ पे हो गई कि उसने पढ़े लिखों को भी इसमें शामिल कर दिया। अब मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो पढ़ा लिखा होगा वो अपने ऊपर जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ क्या करेगा, आवाज उठाएगा, बोलेगा। और जबकि जब आपके पास एजुकेशन नहीं होगी, आपको अपने राइट्स नहीं पता होंगे, तो आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम ये हुई कि लुई 16 ने थर्ड क्लास में सबको शामिल कर दिया। जो फार्मर्स थे चलो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, बैंकर्स थे, वो पढ़े लिखे थे, और वो ये कह रहे थे कि भाई हम इतना हायर टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही, पार्लियामेंट में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैं बात करूं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम वोट देते हैं, लेकिन देश किससे चल रहा है, हमसे या ब्यूरोक्रेसी से? यहाँ पर डेमोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, अफसरशाही। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, अफसरशाही। डेमोक्रेसी होती है लोकतंत्र, जिसमें बात करूं पब्लिक का रूल चल रहा है। तो इंडिया में ब्यूरोक्रेसी नहीं, इंडिया में डेमोक्रेसी। हम वोट देते हैं और हम अपने रूलर को चूज करते हैं। तो यानी कि सब कुछ कौन है, इंडिया की लोग, पब्लिक, इंडिया की पब्लिक ही सब कुछ है, ठीक है। ये बात समझ में आई। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था, वहां पे अगर बात करूं मोनार्ची, मतलब वहां पे ब्यूरोक्रेसी भी नहीं थी, वहां किंगशिप चल रही थी, राजा होगा, उसकी फैमिली, मतलब आगे इसी तरह से रूल करते रहे। तो वो मैंने बताया था ना, लुई 16 रूल कर रहा था, लुई 14 के क्या वर्ड्स थे, माय वर्ड इज लॉ, मतलब मेरा जो शब्द होगा वो कानून बन जाएगा। लुई 16 मैं बात करूं किसका ग्रैंडसन था, लुई 14 का, तो उसके दादा क्या कहते थे, मेरे शब्द ही कानून बना दिए जाए। तो ये तो गलत है ना, कि वो जो भी बोलते हैं वो लॉ बना दिया जाएगा, सही बोले चाहे गलत बोले, तो पब्लिक के लिए तो वो चीज बिल्कुल गलत होगी ना। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट किया जा रहा है
कि लोगों के अंदर वो एक आग जो जल रही थी बहुत टाइम से, वो 1789 में ब्लास्ट कर गई, यानी फैल गई। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फ्रांस में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, इस रेवोल्यूशन के बाद हमें देखने को मिलता है कि वहां की पब्लिक अब लुई राजवंश में को लुई डायनेस्टी को नहीं चाहती, वो चाहती है कि कोई नया इंसान है जो हमारी प्रॉब्लम को समझे। अब यहाँ पे एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कौन? जो फ्रांस का रूलर बनता है आगे चल के, वो क्या रहता है? चीफ ऑफ आर्मी रहता है। कहाँ का? फ्रांस का। 24 साल की बहुत कम एज में मैं बात करूँ, 24 ईयर एज थी जब वो चीफ ऑफ आर्मी था। कहाँ का? फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट हाइट का बहुत छोटा था, हाइट उसकी कम थी, इसलिए कहते हैं जो छोटे हाइट के लोग होते हैं उनको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट की हाइट काफी कम थी और वो 24 ईयर 24 साल की उम्र में कहाँ का चीफ ऑफ आर्मी था? फ्रांस का। और बाद में वो क्या बन गया? किंग बन गया, रूलर बन गया। देखो जिस चीज को हटा के वो आया था, उसने कहा था भाई डेमोक्रेसी आएगी, पब्लिक की सुनी जाएगी, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे। उसी चीज को हटा के, उसने लुईस को हटा के वो खुद रूल करने के लिए बैठ गए। लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं कि वो चीज वो खुद हटा देता है और खुद को ही साबित करता है कि भाई हम ही रूलर है। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि जब वो बनता है उसके बाद वो 1804 में एक सिविल कोड लाता है। अब ये सिविल कोड क्या है? सिविल कोड कहता है कि कोई भी जब वो पैदा हुआ है तो उसके थॉट पे उसे कोई भी चीजें अवेलेबल नहीं करा दी जाएगी। जैसे मैं बात करूँ कि राजा है, अब राजा का बेटा है तो वही राजा बन जाए, नहीं। या ये किसी अच्छी रिचेस्ट फैमिली में पैदा हुआ तो उसको कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए, नहीं। उसने कहा काम करो आप, जो भी आपकी स्किल होगी, जो भी आपकी चीज होगी, उसके उसी बेस पे आपको वो काम मिलेगा। ठीक है, तो ये सिविल कोड था, नागरिकों के लिए था, नागरिक संहिता कानून था ये। और इसे इसे प्रेजेंट किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो सिविल कोड आया वो कब आया? 1804 में आया। आपके ऑब्जेक्टिव में से भी आ सकते हैं और सब्जेक्टिव में तो आते ही आते हैं शॉर्ट नोट्स कि सिविल कोड क्या था। तो सिविल कोड समझ में आ गया, जहाँ पे इक्वालिटी हो, सारे नागरिक क्या होंगे? इक्वल होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने बात की कि जो ये नेपोलियन बोनापार्ट था, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आसपास के जितने भी स्टेट्स थे उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी और उसको जीतने की कोशिश करने लगे, तो उसको रोका गया। और यहाँ पे ट्रेडी साइन होती है जब नेपोलियन हार जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वियना ट्रेडी। वियना ट्रेडी कब साइन होती है? आपकी 1840 में। और ये ट्रेडी साइन होती है, इसमें कहा जाता है कि फ्रांस के जो आसपास के स्टेट्स उनको लॉक कर दिया जाए कि फ्रांस बाहर अटैक ना कर सके। यानी जो फ्रांस है, फ्रांस अपनी कंट्री में रहे और वहां पे जो भी रूल करे वहां पे रूल करे, लेकिन वो बाहर नहीं जाए। इससे क्या होता है कि हमेशा आपने देखा होगा कि फ्रांस ने जो पॉलिसी अपनाई थी वो पॉलिसी थी विस्तारवादी, यानी कि बढ़ते जाओ, अटैक करो, अपने एरिया को क्या करते जाओ, बढ़ाते जाओ। अब तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं करती, किसी भी कंट्री पर अटैक करके आप उसको अपने कब्जे में ले लो। लेकिन आपने देखा होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसी बहुत सी कंट्रीज थी जिन्होंने दूसरी कंट्रीज को अपने में शामिल किया। जर्मनी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसने छोटी छोटी कंट्रीज को अपने में शामिल करने की कोशिश की। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें समझ में आता है, काउंट करके बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमें पॉइंट समझ में आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पॉलिसी को आगे जाके बंद कर दिया गया। सिर्फ फ्रांस ने नहीं या यूरोप में नहीं, पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि सब जगह धीरे धीरे ये चीजें आने लगी कि डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है और हर कंट्री को अपने लोगों के साथ सरवाइव करने का राइट है। कोई भी कंट्री चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उस पर कोई अटैक नहीं करेगा। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है उसके रिजल्ट कितने खतरनाक हुए। ठीक है, जापान के 2 शहर तो बिल्कुल खत्म हो गए थे। कौन? हिरोशिमा और नागासाकी। ये 2 ऐसे शहर थे जिनका नामो निशान मिटा दिया गया था न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े इंसिडेंट होने के बाद अब दुनिया में ये लगता है कि भाई वर्ल्ड वॉर ना हो, तो इसलिए ये जो पॉलिसी है अपने राज्य को बढ़ाने की, इसको क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए। लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ तब की जब कोई वॉर नहीं हुई। तो यहाँ पे हमने देखा वियना ट्रेडी सिग्नेचर, जिसमें तय हुआ कि फ्रांस अपनी सीमा से बाहर नहीं जाएगा, बॉर्डर से बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद वहां पे कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होगी? बुक डायनेस्टी। बुक डायनेस्टी वहां पे, अब जब नेपोलियन हट गया तो वहां पे रूल तो करेगा कोई ना कोई, तो
तो वहां पे बुक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। उसके बाद हम देखते हैं यूनिफिकेशन। ये फ्रांस का मैटर खत्म हो गया। अब फ्रांस के बाद हम देखते हैं यूनिफिकेशन कौन सी दो जगह का, जर्मनी एंड इटली। जर्मनी में आपको पता है जर्मनी में प्राशा नाम की जगह जिसे मैं कहती हूँ पर्शिया, ठीक है। पर्शिया एक स्पेस, एक प्लेस जहाँ का एक किंग था, या मैं कहूँ वहाँ का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री या किंग जो भी कहूँ, बिस्मार्क। क्या नाम था उसका? बिस्मार्क। कहाँ की मैं बात कर रही हूँ? जर्मनी। जर्मनी में पर्शिया नाम की जगह जहाँ का किंग था बिस्मार्क। उसने ये दिमाग लगाया कि हम क्या करेंगे, जर्मनी को एक करेंगे, यानी जर्मनी का यूनिफिकेशन। अब तुम तुम्हारे दिमाग में आ रहा है यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन होता है एकीकरण, यानी कंट्री को एक करके रखना। जैसे बात करो इंडिया का यूनिफिकेशन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब किया था? 1949 30 अप्रैल। लास्ट सिग्नेचर की थी हैदराबाद के नवाब ने। उसी टाइम पे डिक्लेयर हो गया था कि इंडिया का यूनिफिकेशन हो गया। तो इंडिया का यूनिफिकेशन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कब हुआ था? 30 अप्रैल 1949 में। और उस टाइम पे हैदराबाद के जो नवाब थे उन्होंने सिग्नेचर की थी। कौन से तीन ऐसे मैं बात करूं डायनेस्टी थी जो इंडिया में शामिल नहीं होना चाहती थी? तो हैदराबाद, भोपाल और त्रावणकोर। त्रावणकोर केरल के पास एक जगह है। अगर मैं बात करूं केरल की जो कैपिटल है आपकी तिरुवनंतपुरम, उससे 150 या 200 किलोमीटर आगे की तरफ त्रावणकोर एक मलयालम डायनेस्टी। त्रावणकोर, भोपाल, हैदराबाद, तीन डायनेस्टी ऐसी थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में नहीं आ रही थी। उसने कहा कि भाई हम अपना राजा बनाएंगे, हमारी अपनी करेंसी होगी, हमारा अपना फ्लैग होगा, हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन तीनों डायनेस्टी को एक किया और यहाँ पे तय हुआ कि इंडिया का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। लास्ट सिग्नेचर हैदराबाद के नवाब ने की थी, इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया का यूनिफिकेशन हुआ था आपका 1949 में 30 अप्रैल को। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो उस टाइम पे क्या थे? हमारे होम मिनिस्टर थे, ठीक है। और कौन सी तीन डायनेस्टी थी? त्रावणकोर, भोपाल और हैदराबाद। त्रावणकोर कहाँ पे? केरल के पास, तिरुवनंतपुरम जिसकी कैपिटल है, वहां से 150-200 किलोमीटर के पास में। त्रावणकोर एक मलयालम डायनेस्टी थी जिसने कहा था कि भाई हम इंडिया में शामिल नहीं होंगे, लेकिन बाद में उनको शामिल किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का था प्यार से आइए तो आइए, नहीं तो फिर हम अपनी आर्मी भेजेंगे, क्योंकि आप छोटी सी डायनेस्टी आप क्या कर लेंगे, आपके आसपास तो पूरा इंडिया फैला हुआ है। तो इसीलिए बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वो इंडिया में शामिल हुए। तो अगर मैं बात करूँ अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा ना करते तो हमें इन जगह पर जाने के लिए पासपोर्ट और वीजे की जरूरत पड़ती। तो यूनिफिकेशन किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तुम्हें कुछ चीजें क्लियर नहीं समझ में आई? इसी तरह से बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। कब से कब तक के बीच में चला? 1866 टू 1871 के बीच में ये चीजें चली। उसके बाद हम देखते हैं इटली में सबसे इम्पोर्टेंट नाम किसका आता है? जैसे मैक्सिमिन। अब मैक्सिमिन ने वहां पे क्या काम किया? देखो एक चीज याद रखो, तो किंगशिप भी ऐसी ना हो जहाँ पे पब्लिक की बिल्कुल भी ना सुनी जाए। बहुत जगह मोनार्ची उस टाइम भी काम कर रही थी। अगर मैं बात करूँ 1871 के टाइम पे मोनार्ची काम कर रही थी। कोई डेमोक्रेसी का एकदम जैसे आज मैं बात करूँ वोट डालते हैं और हम अपना प्राइम मिनिस्टर चूज कर लेते, वैसी कंडीशन नहीं थी। लेकिन फिर भी उस टाइम पे ये जो इतने सारे रेवोल्यूशन हो उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कंडीशन काफी अच्छी थी, लेकिन चीजें धीरे धीरे बदलती हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हम आ गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब होती है? 1914। वियना ट्रेडी जैसे है, इसी तरह एक और ट्रेडी है वर्साइल ट्रेडी। वर्साइल ट्रेडी किससे रिलेटेड है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वर्साइल ट्रेडी में सिग्नेचर हुआ जिसके बाद ये डिक्लेयर हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है। ये जून 1919 में सिग्नेचर होती है इस पे। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ वियना ट्रेडी में साइन होती है 1814 में, उसी तरह से 1919 में वर्साइल ट्रेडी में सिग्नेचर होती है और ये डिक्लेयर हो जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। वियना ट्रेडी का क्या थॉट रहता है कि फ्रांस के आसपास की बॉर्डर सीमा को रोक दिया जाए ताकि फ्रांस बाहर अटैक ना करे। ये पॉइंट ये रहता है वियना ट्रेडी का। वर्साइल ट्रेडी का क्या पॉइंट रहता है? जर्मनी को बिल्कुल भी बैन कर दिया जाए। एक तरह से मैं बात करूं जर्मनी की अपनी कोई आर्मी नहीं होगी। कौन सी आर्मी? एयर आर्मी नहीं होगी इनके पास। इनके पास कोई जैसे मैं बात करूं इनके पास जल सेना नहीं होगी कोई, बस इनके पास कुछ पैदल सैनिक होंगे जो 10,000 तक होंगे, उससे ज्यादा ये नहीं बना सकते।
इनके ऊपर इतना ज़्यादा डेब्ट लगा दिया गया, कर्जा लगा दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि भाई जो जर्मनी है इसी की वजह से वॉर हुई। इसी के बाद में देखते हैं कि हिटलर नाम का एक सोल्जर जो वहाँ पे इस चीज़ का फायदा उठाता है और वहाँ की पब्लिक को मार देता है, जर्मनी की पब्लिक को ये समझाता है भाई कि हम क्यों दें डेब्ट, हम डेब्ट नहीं देंगे, और धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे फेमस हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ का किंग बन जाता है, जो आगे चल के हम देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर यही तानाशाह हिटलर, और जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है। क्लियर? ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें? यूनिफिकेशन, फ्रांस का रेवोल्यूशन, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सिविल कोड। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वियना ट्रीटी, जर्मनी यूनिफिकेशन एंड इटली यूनिफिकेशन। इसमें एक चीज और आती है, वो मैं स्किप कर गई, लिबरल किसे है, मैं बात करूंगी, ये वर्ड आता है लिबरल होना, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब उदारवादी, उदारवादी स्वतंत्रता के साथ रहे, हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, सबको इक्वालिटी के साथ रहने का राइट है, अधिकार है। तो ये क्या होता है लिबरल, जैसे बोलते हैं ना कि भाई हम तो बड़े लिबरल हैं, मतलब हम उदारवादी हैं, हम सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि किसी के साथ गलत नहीं, हम इक्वालिटी पर है। तो ये लिबरल जो बात करूँ यहाँ पे लिबरल लोग, लिबरलिज्म भी बहुत तेजी से फैला इन रेवोल्यूशन के साथ। क्यों? क्योंकि लोगों में ये फीलिंग आने लगी ना कि अगर हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं तो हमें दूसरों के लिए भी अच्छा चाहना पड़े, क्योंकि कोई भी रेवोल्यूशन अकेले बंदा नहीं कर सकता। रेवोल्यूशन कब होगा? जब पूरी पूरी क्राउड होगी ना, बहुत से लोग होंगे, तब वो कोई क्रांति बनती है और तभी हम रूलर को हटा पाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश, 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे।